में सर कैसे आए हो? लॉ फील्ड में मेरे एक्चुअल में पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो कुछ लॉ से संबंधित रही। इसमें अभिभाषक भी हुए, जजेज भी हुए, तो उस फील्ड में आने का अवसर इस प्रकार प्राप्त हुआ। मेरे जो गुरु थे अरुण मिश्रा जी, उनके साथ में मैंने फिर जूनियरशिप की प्रैक्टिस की, उन्हीं के कारण सीखा। हालांकि मैंने कंपटीशन भी दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें सिलेक्शन ही हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड बाय मी दैट एक्सेप्ट दिस एडवोकेसी और प्रोफेशन, नथिंग इज देयर टू प्रमोट ए पर्सन। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें आया। इसके अलावा सर आपने कुछ सोचा कि अगर मैं लॉ फील्ड में आऊँगा तो कुछ और कर सकता हूँ समाज के लिए? हाँ, एडवोकेट्स की हॉबी है जनहित में काम करना, जनहित याचिकाएं करना। मैंने भी काफ़ी वर्क किया है और इसी कारण से आज जनहित में ही काम कर रहे हैं। बाकी तो जो चलता है यूजुअली वो चल रही है वकालत। लॉ फील्ड की शुरुआत में आपकी उम्र क्या रही थी? मैं उस समय 26-27 साल का रहा हूँ। 26-27 साल। उससे पहले सर कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ और बनना चाहिए था? उससे पहले कुछ समय लगा ज्वाइन करने के बाद। ज्वाइन करने से पहले अगर आप ज्वाइन करने से पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहा था कंटिन्यू, और ज़्यादातर मेरे सिलेक्शंस हो ही रहे थे सभी में। लेकिन वो कुछ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कि ज्वाइनिंग की तरफ जाने नहीं दिया गया, इसलिए सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं। पीएचसी भी 2 बार क्वालिफाई किया था मैंने, बाकी और भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए, लेकिन मैं सर्विस में नहीं गया अल्टीमेटली। ऐसा और इसलिए हुआ कि परिवार के कुछ लोग थे, इवन हमारे गुरु थे जो अरुण मिश्रा जी, उनने भी रोका कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एडवोकेसी, इसलिए रुका मैं। बाकी तो अच्छा सफ़र रहा एडवोकेसी का। जूनियरशिप में बड़ा स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल भी फेस किया। स्ट्रगल के दौरान क्या क्या सारी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें? स्ट्रगल बहुत, एक तो लाइफ का रूटीन पूरा एक जैसे फौजी की लाइफ होती है ना, डिसिप्लिन हो जाती है, और जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा होती है सर, क्योंकि सीनियर को देख के ये नहीं सोच सकते हम कि वो तो कोई चंद मिनटों में कोई काम कर लेते हैं और हमें करने में उसी को टाइम निश्चित लगेगा। जूनियर है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना टाइम लेता है, तो इसलिए बहुत स्ट्रगल हुआ। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठना, जाग के फिर जल्दी से ऑफिस पहुंचना, ऑफिस पहुंच के फिर रात तक ऑक्यूपाइड। 12 बजे से पहले तो कभी पहुंचते ही नहीं थे। बड़ा स्ट्रगल का पीरियड होता है, और उस पीरियड में जो स्ट्रगल होता है वही आगे जाके आपको कुछ देता है। जब आप स्ट्रगल के टाइम पे आपको ये कभी लगा कि ये सारी चीज़ें मुझसे हो नहीं रही हैं, शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, कई बार लगा भी ऐसा, क्योंकि इतने स्ट्रगल थे, घर में भी वो हो जाते थे, पारिवारिक पत्नी से भी हो जाती थी झगड़े कि टाइम ही नहीं देते, ना कहीं जाना है ना जाना है, सीधे सुबह निकले और रात को घर वापस आना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन जब एक बार जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे भी निभाना जरूरी होता है। तो इसलिए स्ट्रगल वो पीरियड बहुत ज़्यादा देता है, और उस पीरियड के स्ट्रगल से ही आगे के जो फल प्राप्त होते हैं वो। स्ट्रगल लाइफ में आप अपनी फैमिली को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके पास फिर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थोड़े समय बाद कि भाई ये तो रूटीन है, अब ये उनने भी मान लिया, हैबिट में आ गया, उनने भी मान लिया कि ये तो अब एक रूटीन वर्क है कि इनको हमें सहन करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए उनको भी आदत पड़ती है इन चीज़ों की। तो एडवोकेसी लाइफ शुरू में बड़ा स्ट्रगल होता है, रहता तो पूरी एंटायर लाइफ है, लेकिन वो शुरू वाला बहुत हैवी होता है। उस समय लर्निंग स्टेज होती है, तो हर चीज़ सीखना है, तो उस सीखने के कारण स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है। जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केस को प्रिपेयर करना, तैयार करके
सीनियर को खुश रखना है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हाँ, रखनी सीनियर को कुछ नहीं है। है। और एक इम्प्रेशन ये भी रहता है कि अवसर मिलता है तो कोर्ट में जाके जज को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम केस जीत सकते हैं। बड़ा एक फेयर कंपटीशन जैसा चैलेंजिंग टास्क रहता है केस को लड़ना। तो वो चीज़ें रही, उसी में दौरान आगे बढ़ता है आदमी, अच्छा लगता है। लेकिन जब चैलेंज लेके केस लड़ते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। कोई काफ़ी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग केस रहा है आपके? अब वो केस आज तक की लाइफ में लाखों हो गए होंगे। अब लेकिन कुछ स्टार्टिंग के दौर में जो आपने शुरुआत की हो, तब एक आध केस ऐसा इंटरेस्टिंग वाला? शुरुआत तो बड़ा टफ एक्सपीरियंस होता है, वो खराब भी होता है और अच्छा हाँ, भी। वो तो है। हमने देखा शुरू में कि जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, इवन उस समय लोअर जुडिशरी में भी, वो जूनियर्स को बड़ा कोऑपरेट और अप्रिशिएट करने वाले देखे थे हमने। तो उस दौरान अगर हमसे त्रुटि भी होती थी, गलती भी होती थी, तो उसको इग्नोर करते हुए जूनियर को रिलीफ ज़्यादा ग्रांट हो जाता था, दिया जाता था, जिससे एनकरेजमेंट होता था, आगे बढ़ता था। अगर वो कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, नहीं देख सका, तो उसको कह दिया जाता था कि अब कल इस पर प्रिपेयर्ड होके आइए। तो ऐसे सीखते गए और इंटरेस्टिंग केस तो बहुत सारे हुए हमारे दौर। जब आपका एक पहला केस था तो पहला केस तो मेरा था, वो डिवीजन बेंच में हुआ। डिवीजन में? और डिवीजन बेंच में पहला दिन, पहला केस, सर्दी का समय था और सर्दी में भी मुझे पसीना आ रहा था। तो वो स्थिति थी। हालांकि मैंने देखा जो ऑनरेबल जजेस थे उस समय, नाम भी मुझे याद है लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो बड़े मंदमंद मुस्कुरा रहे थे, देखो। तो डर भी लग रहा था। बहुत सारे इंस्पेक्टर्स काम कर रहे थे उस समय, जो एक नए न्यू कमर्स के लिए होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनने मुझे रिलीफ ग्रांट किया। तो वो पहला केस ऐसे हुआ मेरा। बाद में फिर रूटीन में आगे बढ़ते गए, हेजिटेशन खत्म होता गया, हेजिटेशन, सारी चीज़ें फिर एक रूटीन में मैं बन गया। तो ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर चलता रहे केस, उतना मज़ा आता है हम लोगों को। और शुरू मजबूरी में किए थे, मज़ा आने लगा है उसमें, फिर इंटरेस्ट डेवलप हो हाँ, ये तो जाता है कि हम कोई चीज़ को अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो इंटरेस्ट जगने लगता है। बिल्कुल, वो बड़ा इंटरेस्ट होता है। और उसमें एक चैलेंज होता है कि हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि सीनियर ने कहा, अरे यार बड़ा वीक है, तो हम लोग कहते थे नहीं साहब, हम इसको एक बार एग्जामिन करेंगे और कोशिश करते हैं आपके लिए इसको जीतने का प्रयास करें। और कई बार ऐसा करते थे, चैलेंज लेके फिर जीत जाते थे, तो सीनियर भी खुश, जजेज भी खुश कि एक वीक से केस में अपन ने इतनी मेहनत करके कुछ किया। एक बार आई वॉज जूनियर टू, हमारे जो गुरुजी हैं, उस समय की बात थी, हाई कोर्ट हमारे पुरानी बिल्डिंग में था। तो एक केस में दिल्ली से अभिभाषक आए थे, वो उस समय सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे, KTS तुलसी। और अकस्मात की बात थी कि सीनियर को वार बहस करनी थी, लेकिन सीनियर अवेलेबल नहीं हो पाए, तो हमारे कंधों पे आ गया बोझ। हम बहुत डर रहे थे कि इतने बड़े अभिभाषक, उनका लाव लश्कर देख के ही हम तो हैरान थे। फिर बहस हुई, वो जज साहब भी बड़े अच्छे थे। वो जब केस चला, काफ़ी लंबा चला, अल्टीमेटली वो केस हम जीते। तो और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हमें कितने बड़े सीनियर नामी ग्रामी के सामने, उनने भी अप्रिशिएट किया हमें। ऐसा नहीं होता कि वकालत में आपस में हम शत्रु बन जाते हैं। एप्रिसिएशन इज ऑलवेज अवेलेबल, चाहे वो हम हो, हमें भी अच्छा लगता है कोई जूनियर अच्छी बहस करता है तो वही स्थिति रही। उनने ही खुद अप्रिशिएट किया, नहीं यू हैव आर्गूड वेरी वेल। तो इस तरह से अच्छा लगा, बढ़ते गए आगे।
और आज इस मुकाम पे हैं। लॉ फील्ड में सभी को खुश करना ज़रूरी रहता है कि अगर आप एक केस लड़ रहे हैं और आपको पता है कि वो केस गलत है, फिर भी कोई वकील उस केस को जीतने की कोशिश करता है। देखिए, एक डॉक्टर का प्रोफेशन और एक एडवोकेट का यही होता है कि वो 100% अचीव करे। डॉक्टर चाहता है अपने पेशेंट को किसी भी कीमत पर ठीक करे। डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा ये बीमारी और बढ़ जाए या पेशेंट मर जाए। उसी तरह से एडवोकेट्स का प्रोफेशन है। हमारे पास आदमी इसीलिए आता है कि वो जो कहता है कि हमें बचना है इस केस में, या हमारा ज़मीन का विवाद है, हमें इस ज़मीन में हिस्सा मिलना चाहिए था, तो हम उस केस को कोशिश यही की जाती है, हर एडवोकेट के द्वारा की जाती है, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैलिबर, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ लगा के उस केस को जीत के दें। कोई केस ऐसा रहा है जो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आपने उसे किस तरीके से हैंडल किया? कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो जो आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया हो? कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत केसेस में आए। होता क्या है कि एडवोकेसी में जब आदमी सीख चुका होता है तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ 70-80% तक केसेस ऐसे होते हैं जो जजेस को भी और हमें भी ये मालूम होता है इसमें क्या पॉसिबल है। ये पहले से वो रहता है। हाँ, हमें मालूम रहता है क्योंकि लॉ ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाता है। तो उससे इधर उधर तो जाता नहीं है फिर, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर चलता है। तो पहले से पता हो जाती है। हाँ, हमें संभावना है पहले से मालूम। और कुछ केस ऐसे होते हैं बड़े हॉटली कंटेस्टेड होते हैं, जैसे बड़ा टास्क होता है जिनमें लॉ पर डिपेंड होके चलना पड़ता है कि ये केस इस लॉ से गवर्न होके इधर जा सकता है उधर, उसमें वकीलों की मेहनत होती है। ऐसा कोई केस जो आप बताना चाहिए? ज़्यादातर होता ही है, ऐसा नहीं होता कि मैंने बताया ना 30% केस तो ऐसे होते ही हैं जिनमें हमें कंटेस्ट करना पड़ता है। अच्छी तैयारियां करके जाते हैं, कोशिश करते हैं केस को जीत के आए, और ये तो निश्चित है एक पक्ष को हारना है, एक को जीतना है। वो तो है। तो अच्छा फील्ड है और अच्छा प्रोफेशन है। मैं तो सलाह देता हूँ बच्चों को भी कि एडवोकेसी में आए, वो ज़्यादा उचित है। क्या एक प्राइवेट क्वेश्चन है, क्या लॉ फील्ड में पैसा ज़्यादा है? ज़्यादा भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा तो ये भी कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर आउटलुक है उसके हिसाब से, या मैंने जो किया है आज तक, मोर देन 50% केसेस तो ऐसे होते हैं गरीब के हैं, किसी का है, तो हमें कई बार पॉकेट से भी खर्च करना करते हैं पहचान वालों के हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल होने के बाद हम अपनी मनुष्यता को त्याग दें, तो उसके नाते हमें बहुत सारी चीज़ें निभानी भी पड़ती हैं। इंडिया में क्रिमिनल लॉयर्स एक महीने में कितना कमा लेते होंगे? देखिए, अलग अलग स्टेज है। एमपी में देखते हैं। नहीं, मैंने बताया ना, एमपी में भी बहुत तरह के एडवोकेट्स हैं, फीस के क्राइटेरिया सबके अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर एक टॉप पोजीशन पर देखा जाए और एक डाउन पोजीशन पर देखा जाए तो उनके रेशियो, अलग अलग रेशियो में आप बता सकते हैं क्या? एक टेंटेटिवली बता सकते हैं, किसी का बारे में ये व्यक्तिगत जानकारियां हैं, हम इनको व्यक्तिगत तौर पर कैसे किसी से व्यक्ति का नेम नहीं लेना, लेकिन नहीं, नाम नहीं है, हम ये तो निश्चित है एक सीनियर है, नामी ग्रामी वकील है, उसका प्राइस का क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया जा सकता, कुछ भी ले सकता है, लेकिन मिनिमम तो वो निश्चित रखते ही है। मिनिमम कितना है क्या? अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा प्राइस रेंज थोड़ा सा। अरे हमारे एमपी में अगर लें तो अगर जाएंगे तो 10 लाख भी पर हियरिंग है, 5 लाख भी है, 2.5 लाख भी है, सबके अलग अलग पर हियरिंग। और बहुत सारे अभिभाषक ऐसे भी हैं जो लमसम में उन्होंने कहा हम तो 1.25 लाख रुपए में पूरा कर देंगे, तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ये नहीं कह सकते कि ये तो आदमी के शोहरत और नाम से और उसके कैलिबर पर डिपेंड करता है व्हाट ही इज चार्जिंग।
तो हम उसमें पर्सनल नॉलेज नहीं रख पाते कि कौन कितना ले रहा है। हाँ, वो एक्यूरेट कोई फिक्स नहीं रहता वो। हाँ, लेकिन ये सही है कि बहुत वेरिएशन है ऊपर से नीचे तक। एक जूनियर बेचारा वही केस कहता है मैं 2000 में भी कर सकता हूँ, वही एक सीनियर कहता है कि मैं इसको 2 लाख में करूँगा। तो इतना वेरिएशन तो है, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि नहीं है ना। और अलग अलग ये क्या है, अलग अलग हिसाब से ग्वालियर में कोई क्राइटेरिया होगा, जबलपुर कुछ होगा, लोगों के रहन सहन आप किस सिटी में है, मेट्रो सिटीज में है तो एक अलग क्राइटेरिया है, सुप्रीम कोर्ट है तो उसका क्राइटेरिया तो बहुत आगे है। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये पर्सनल व्यक्तिगत जानकारियां हैं तो हमें खुद भी नहीं मिल पाती, और हम भी किसको दे देते हैं अपनी जानकारी कि व्हाट आई एम चार्जिंग। वो केस के हिसाब से डिपेंड करता हाँ, है। बाकी ये जरूर है कि हम लोग काफ़ी चैरिटी में वर्क कर देते हैं। सर, आप यूजीसी के विरोध में क्यों हैं? यूजीसी के विरोध में क्यों ना हुआ जाए, ये प्रश्न मेरा आपसे। चाहे आप किसी भी जात बिरादरी के हों, यूजीसी एक इस तरह का कानून है जो समाज को आपस में बांटता है जात बिरादरी के आधार पर। और आज आप देख रहे हैं देश की दुर्गति कि देश आज गृह युद्ध की स्थिति में आ चुका है। तो ये जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाने की आवश्यकता कहाँ है? हम लोगों ने या किसी सवर्ण ने कब कहा हम जात बिरादरियों को मान के चलते हैं? बल्कि उल्टा है। सवर्ण जब से भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से जब संविधान लागू हुआ, तब से सवर्ण का शोषण हो रहा है, सवर्ण को सताया जा रहा है, सवर्ण के अधिकार कम किए जा रहे हैं, सवर्णों के विरुद्ध ही कानून बनाए जा रहे हैं, सिर्फ एक वोट की राजनीति के आधार पर। और वो जाति विभाजन जो हो रहा है वो दिनों दिन देश को पतन की ओर ले जा रहा है, अंदर खोखला किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि जात बिरादरी के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का अंत होना ही निश्चित है, और वो शीघ्र समाप्त होने चाहिए। यूजीसी तो अभी आया है जनवरी में, हम तो इसको पिछले 25 से बहुत समय से लड़ रहे थे कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है वो भी खत्म होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्यों? आरक्षण क्या है? आरक्षण एक सवर्णों का अधिकार, सवर्णों का जो शोषण किया जा रहा है, हमें एक रोटी में से आधी रोटी खाने दी जा रही है। हाँ, ये तो है। तो वो रोटी हमारी तो छीनी जा रही है। उल्टा एक एलिगेशन लगता है सवर्णों पे कि हम लोग शोषण कर रहे हैं। अरे हम किस बात में शोषण कर रहे हैं? क्या हमारा एक ब्राह्मण परिवार में, एक सवर्ण कुल में, एक क्षत्रिय कुल में या अन्य किसी कुल में जन्म लेना ही एक अपराध हो जाता है कि हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जाता है, हमारी प्रतिभाओं को वंचित किया जाता है? अगर इसमें हमारा क्या दोष है? अगर हम सवर्ण लोग अच्छा देश को देना चाहते हैं, देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को प्रतिभाएं देना चाहते हैं, तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? ये हमारे बच्चे अगर अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें बच्चों का जन्म लेना क्या अपराध हो जाता है? नहीं, ये कानून हमारे देश में ही एक दुर्व्यवस्था बनी हुई है। ये कानून कहीं भी लागू नहीं है इस तरह की दुनिया में। शुरू में अभी आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया, वो आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। ऐसा क्यों? कोई समीक्षा कभी की नहीं गई, जबकि समीक्षाएं होनी चाहिए थी ना। हर 10 साल में एक समीक्षा तो होती, लेकिन कोई समीक्षा नहीं हुई आज तक। आपने पिछले 75 साल से ज़्यादा हो गए आरक्षण को, आपने आरक्षण से कितने लोगों को फायदा दिया और कितने कैलिबर, कितने ऐसी प्रतिभाओं को निकाला जिनने देश में कोई नाम रोशन किया। कोई अच्छा डॉक्टर मिला आपको रिजर्वेशन से, कोई इंजीनियर मिला, कोई साइंटिस्ट मिला? नथिंग। आपको वहीं के वहीं है आज स्टेज, कहीं कोई चेंज नजर नहीं आता। अगर देश में से सवर्णों की प्रतिभाओं को खत्म कर दिया जाए और सवर्ण अगर घर बैठ जाए तो आप ये मान लीजिए देश चल ही नहीं पाएगा।
कौन इलाज कराने जाता है? वो खुद जो रिजर्वेशन ले रहे हैं वो खुद एक सवर्ण डॉक्टरों से इलाज कराने आते हैं, सवर्णों की सेवाओं का लाभ लेते हैं। हमने तो कभी विभेद नहीं किए, ना हमने भिन्नता पैदा की। ये तो राजनीतिक दल हैं जो अपनी वोट की राजनीति की खातिर हम लोगों में विभिन्नताएं पैदा करते हैं, जात बिरादरियों में बांटते हैं, और इसी आधार पर उन्हें ये परवाह या चिंता नहीं रहती कि देश का क्या होगा या समाज का क्या होगा। एक विकासशील राष्ट्र चला रहा है 78 साल से, अरे विकसित कब करोगे? क्या रिजर्वेशन दे के विकसित कर लेंगे आप? क्या प्रतिभाओं का दमन करके विकसित कर लेंगे राष्ट्र को? नहीं, कभी नहीं हो सकता। आज इस स्थिति में यूजीसी के कारण कि हर तहसील में, हर प्रांत में, हर जिले में, दिल्ली में इवन आंदोलन हो रहे हैं। अब एक स्थिति ऐसी पैदा करगी कि जो इनको, जिनके फेवर में यूजीसी लाया गया, वो एक तरफ अलग आंदोलन कर रहे हैं कि अब यूजीसी लागू किया जाए। तो ये मतभेद क्यों? किसने मांगा था यूजीसी? किसी की डिमांड नहीं थी, कोई आवाज नहीं उठी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि एक वर्ग के वोटों को हमें चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये कानून पास कर दिया जाए। तो देश की दुर्व्यवस्था करने का पूरा श्रेय जो है राजनीतिक दलों को जाता है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, आरएसएस हो, और जो भी राजनीतिक दल है। तो इस दशा में आज सवर्णों का एक कर्तव्य है, और सवर्णों को अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्वों को भी निभाना आना चाहिए। सवर्णों की संख्या देश में कम नहीं है जो कहा जाता है, सवर्ण लगभग 35% से ज़्यादा ही होगा। अगर आज सवर्ण चाहता है कि हम इन जातिगत आधार पर लागू किए गए कानूनों को, जो देश की प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं, हमारे प्रतिभाओं का दमन कर और पतन करते हैं, इस स्थिति में ऐसे कानूनों का अंत करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम उन राजनीतिक दलों को हटा के, इवन उनमें हमारे भी प्रतिनिधि हैं जो कभी इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें अपनी असुरक्षा लगती है कि हमें पार्टी से हटा देंगे, हमारी विधायकी, हमारी सांसदी चली जाएगी। अरे भाई, आप पहले देश देखें, समाज देखें, परिवार देखें। आप जातियों में मतभेद पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? जैसा आप कह रहे हैं उसके आधार पे ये सारी चीजें सरकार कर रही है अपनी वोट बैंकिंग को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल 100% वोट की राजनीति है पूरे देश में, जातिवाद इसके अलावा सरकार करवा रही है सारी चीजें, सब कह रहे हैं। अरे आप सोचिए ना, हाँ, जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब कौन से जाति मतभेद थे? ऐसे नहीं थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी हमारी एज तो काफी, हम देखते आ रहे हैं, कभी नहीं रहे जातिगत मतभेद। हमने हर जात बिरादरी को सम्मान दिया, हर एक के संग बैठ के खाना खाया, उनके साथ बैठ के चाय पी। तो कहाँ है जातिगत मतभेद? सबों के घरों में आना जाना रहा। लेकिन ये जो व्यवस्था स्थापित की जा रही है कि देश को किस तरह से पीछे ले जाया जाए, किस तरह से देश की प्रतिभाओं को पलायन की ओर मजबूर किया जाए, वो स्थिति सिर्फ राजनीतिक दल पैदा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। अभी ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जो यूजीसी को काफी अच्छा मान रहे हैं। यूजीसी में अच्छाई जैसी तो कोई बात ही नजर नहीं आई मुझे। यूजीसी में सबसे पहली बात तो ये है कि एक जहाँ छात्रों के मध्य में उच्च शिक्षा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा कि आपस में छात्र इस व्यवस्था के आधार पर लड़े, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा और आज भी देख रहा हूँ, एक ही हॉस्टल के कमरे में अलग अलग जात बिरादरियों के लोग रह रहे हैं। एक रिजर्व कैटेगरी का भी रह रहा है, एक सवर्ण का भी रह रहा है, दोनों में अभिन्न मित्रताएं। ये उस मित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उस भाईचारे को समाप्त कर रहा है ये कानून। अब आप सोचिए मानसिकता क्या हो सकती है उस स्टूडेंट की, सवर्ण स्टूडेंट की, जो ये यूजीसी कानून के बारे में जानकारी लेके फिर पढ़ने जाएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने। वो तो हमेशा इस भ्रम में ही रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं और क्या ना करूं जिसके कारण मैं दोषी न ठहराया जाऊं, मेरी शिकायत ना हो जाए, मेरे कैरियर पे एक ब्लैक स्पॉट ना आ जाए। तो ये व्यवस्थाएं एक स्टूडेंट की प्रतिभाओं की जो मानसिकता है उस पर भी प्रभाव डाल रही है।
जो ये एक्ट है उससे कई समाज के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसके ऊपर फायदा क्या उठा सकते हैं? इसमें यही हो सकता है कि प्रतिभाओं का नाश होगा, पतन होगा, दमन होगा, और उस कारण देश का भी पतन होगा, क्योंकि प्रतिभाओं के अगेंस्ट ही किया जाएगा। ये जहाँ कोई को देखेंगे ये आगे निकल रहा है, उनने कहा एक शिकायत कर दो, उस शिकायत के आधार पर एक ब्लैक स्पॉट लग जाएगा, उसका कैरियर चौपट, वो इंस्टीट्यूशन से बाहर हो जाएगा। अगर दूसरी जगह भी उसको पढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो ये कैरियर और फ्यूचर बर्बाद करने की एक राजनीति है, बांटने के लिए राजनीति। बिल्कुल। और इससे ये कभी किसी ने नहीं सोचा इससे देश का या राष्ट्र का क्या होगा, लेकिन कोई सोचने का विषय नहीं है। राजनीतिक दलों को सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर राजनीति करनी है। तो सवर्ण अब जो है इस विचारधारा पे आता जा रहा है कि क्यों ना सवर्ण स्वयं का एक ऐसा दल निर्मित करे, एक ऐसा संगठन बनाए जिस संगठन से सभी सवर्ण बन जाएं, और वो संगठन ही क्यों नहीं राजनीति में पार्टिसिपेट करे। तो वो स्थिति शीघ्र ही इस भारतवर्ष की जनता के सामने आने जा रही है, समस्त नागरिकों के सामने आने जा रही है, क्योंकि अभी सवर्ण चुप नहीं है और न चुप बैठ पाएगा, क्योंकि उसके साथ बहुत शोषण हो चुका है, और उसका शोषण होते होते आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि अब सवर्ण तो कहीं रोड पर चलने लायक भी नहीं छोड़ा गया है। उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे केस लगाए जाते हैं। आप एसटी एट्रोसिटीज जो एक्ट है उसके केसेस देख लीजिए, उनका रेशो ही 95% ऐसा आता है जो झूठे पाए जाते हैं। अब वो केस क्यों लगाए जाते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। वो केस इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनमें सरकारों ने एक पारितोषिक, एक इनाम देने की व्यवस्था की गई है कि आप एफआईआर करें और सरकार आपको इनाम देगी। तो वो जो राशियां बांटती हैं, उस राशि की खातिर क्यों न आदमी केस लगाएगा? राशि के लालच में किसी और की लाइफ बर्बाद करना। अभी एक उदाहरण 2-4 ऐसे मेरे सामने आए, वो वायरल भी हो सोशल मीडिया पे, कि 2 रिजर्व कैटेगरी के लोग बात कर रहे हैं आपस में एक एफआईआर होने के बाद, कि एफआईआर में फरियादी की स्थान पे तुमने अपना नाम क्यों दर्ज कराया। तो दूसरा कह रहा है भाई मैं मौजूद था, आप नहीं आ पाए थे इसलिए मैंने अपना नाम लिखा दिया। वो लड़ाई हो रही है दोनों में, नहीं मेहनत मेरी थी, मैंने केस पकाया था। आखिर में दोनों में राजीनामा होता है कि जो भी पैसा मिलेगा इनाम का वो आधा आधा बांट लेंगे। एफआईआर तो हुई। तो पैसे की खातिर हम लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, लोगों के कैरियर खराब हो रहे हैं, लाइफ बर्बाद हो रही हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं पैदा कर दी गई हैं। तो ये सारे जातिगत आधार पर जो कानून है वो खत्म होने चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है और यही रहेगा। आरक्षण भी 100% समाप्त हो। आरक्षण देना है आर्थिक आधार पर दे दो, सभी को दे दो ना। सभी वर्ग, सभी जात बिरादरियों में एक पीड़ित, एक पिछड़ा हुआ, एक गरीब वर्ग है, कौन किस जाति बिरादरी में नहीं है? ब्राह्मणों में है, क्षत्रियों में है, वैश्यों में है, कायस्थों में है, सभी समाजों में। अभी बीच में जो आरक्षण के ऊपर बात हुई थी कुछ साल पहले, तो काफी ज्यादा दंगे फसाद भी हुए थे। भाई फिर भी हो सकता है। आरक्षण तो शुरू से एक ऐसा, ये इस तरह के कानून हमेशा देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं और इनमें आंदोलन होते ही है। और अब ये स्थितियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अब ये बिगड़ किसी गृह युद्ध के समाप्त नहीं होती दिख रही, क्योंकि राजनीतिक दल भी आज वोट की खातिर मजबूर हैं कि उन्हें तो ऐसे कानून बनाने हैं, और सवर्ण अब इस बात के लिए मजबूर है कि उन्हें ऐसे राजनीतिक दलों को समाप्त करना है। तो ये दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन हम अब वो जातिगत आधार पर जो कानून बनाए हैं उन्हें 100% समाप्त करवा के ही चैन की नींद सोएंगे। हम नहीं चाहते कि देश का जितना पतन हो चुका, जितना पतन सवर्णों का हो चुका, अब उस पतन को हम लोग सहन नहीं करेंगे। लगातार हम लोग एक ऐसे एलिगेशन, ऐसे गाली गलौज के शिकार होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कि जैसे हमने ऐसा कुछ कर दिया जन्म लेके ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में कि सारे अधिकार हम छीन के लेके आए थे बाय बर्थ। भाई ये तो हमारा
एक राइट है, अधिकार है। अगर हमने बच्चों को इस लायक बना दिया, प्रतिभाशाली बना दिया, तो क्यों नहीं उसको स्थान मिलेगा उसके प्रतिभा के अनुसार। तो ये स्थितियां अब खत्म होंगी। अब देश में बहुत चल चुका, 75 साल से ज्यादा हो गए इस आरक्षण को। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 89 से चला आ रहा है और कठिनतम बना दिया गया। ना कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ना कोई इंक्वायरी की। डायरेक्ट केस रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, आदमी को जेल भेज दो। ये तो काफी ज्यादा गलत है। और एंटीसिपेटरी के बेल के लिए एक बार जो उसमें मतलब उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं दी जाएगी। तो ये परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में क्यों नहीं इन जातिगत आधारित कानूनों को समाप्त किया जाए, यही हमारा उद्देश्य है और यही आज सभी समस्त सवर्णों का उद्देश्य है। आपकी अंबेडकर जी से नाराजगी क्यों है? मेरी पहली बात तो जिन्हें आप अंबेडकर कहते हैं उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं। हाँ। मेरी नाराजगी इस बात से है कि इस देश में एक झूठा प्रचार प्रसार किया गया। कैसे? जो अंबेडकर के नाम पर। पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको, अंबेडकर जो है वो अंबेडकर नहीं है। वो अंबेडकर तो हम ब्राह्मणों का दिया हुआ एक नाम है। अंबेडकर जो थे, सरनेम उनका था, वो उनके गुरु थे जिनने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। तो अंबेडकर जी जिनको कहते हैं ना अंबेडकर, वो नाम एक्चुअल में उनका सरनेम था सकपाल, भीमा राव सकपाल। सकपाल महार प्रजाति के थे, वो महाराष्ट्र के कोरे गांव के रहने वाले। वहाँ इसलिए उन्होंने सकपाल की जगह अंबेडकर कोई एक तरह से चुरा लिया, हायर कर लिया। तो वो हम उनको इस नाम से नहीं बुलाते, हम उनके ओरिजिनल नाम से बुलाना पसंद करते हैं कि वो भीमा राव सकपाल हैं और हम भीमा राव सकपाल ही कहेंगे, क्योंकि अंबेडकर जो है सरनेम ब्राह्मणों का है। बड़े पवित्रता से, बड़े सम्मान से लिया जाना चाहिए। हम उसको सम्मान से ब्राह्मणों के सरनेम को जानते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये काफी सालों से चला आ रहा है, शतकों से चला आ रहा है कि क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, बाकी अन्य जाति बिरादरियों के सरनेमों को जबरदस्ती अपने साथ लगा लेते हैं। अरे अपना ओरिजिनल सरनेम लगाइए, क्यों शर्म आती है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि हम रिजर्वेशन से कुछ नहीं पा सके, हमने इतना शोषण कर लिया इनका तो अभी कुछ नहीं पा सके, तो शायद सरनेम लगाने से हम कुछ प्राप्त कर लें। लेकिन सरनेम लगाने से क्या प्राप्त कर पाया आज तक? कुछ नहीं, नथिंग। हर सरनेम को यूज कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के हों, क्षत्रियों के हों, वैश्यों के हों, हर सरनेम के। हाँ, तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरी नाराजगी एक झूठे प्रचार प्रसार से है कि उस व्यक्ति विशेष ने संविधान का निर्माण किया। अरे भाई, कहाँ संविधान का निर्माण किया? उसने तो एक अनुच्छेद भी नहीं लिखा। स्कूल में तो यही पढ़ाया जाता है नहीं कि संविधान। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सब राजनीतिक दलों के दिए हुए एक नैरेटिव्स हैं, स्टंट हैं, जो अपनी वोट की खातिर शुरू से दिए गए। संविधान का जो निर्माण है जिसने किया, वो हकीकत में सर VN राव साहब थे। उनने ही वो ड्राफ्ट बना के दिया था। 243 आर्टिकल्स उनने ड्राफ्ट करके दिए थे। उन्हीं आर्टिकलों को एनलार्ज कर, टुकड़ों में बांट कर आर्टिकलों को बढ़ाया गया और वही संविधान लागू किया गया। अगर संविधान निर्माता इस तरह से कहलाने का हक है किसी को, तो इसका या तो सर VN राव को है, या उनके साथ नाम जोड़ा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी का जोड़ा जाए, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन ये कौन सा नाम है जिसने कुछ किया ही नहीं? Nothing has been done by him। तो वो तो कुछ इस लायक भी नहीं थे कि कुछ करें। इसलिए वो एक गलत तथ्य है, गलत सत्य है, और उस गलत को हम रॉन्ग साबित कर रहे हैं। गलत साबित करके हम सत्य को स्थापित कर रहे हैं, और सत्य की स्थापना इस देश में अब हो चुकी है। अब आदमी जान चुका है, भारत का नागरिक जान चुका है कि संविधान के निर्माता सर VN राव थे, और भविष्य में यही कोर्सों में पढ़ाया जाएगा बच्चों को, छात्रों को। और कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं प्रतियोगिता जो होती है उनमें कि किसने ड्राफ्ट तैयार किया संविधान को, तो सर VN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भविष्य में
BN राव ही संविधान निर्माता घोषित होंगे और साथ ही उन्हें ही भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। लेकिन हमारे स्कूल टाइम में यही पढ़ाया गया था कि संविधान का जो भी किया वो अम्बेडकर जी ने किया था भाई। और पूरे समाज कुछ में ये सारी बताएं चीजें तो हैं। मान लीजिए कुछ भी लिख दिया गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से सांप अपशकुन होता है। कौन सा अपशकुन होता है? हजारों लाखों बार ऐसा हो जाता है। तो ये एक ऐसा नैरेटिव से एस्टैब्लिश कर दिया सरकारों ने लोगों के मध्य में कि भाई संविधान निर्माता रे संविधान निर्माता तो वो होगा जिसने कुछ संविधान के लिए किया। संविधान निर्माता वो व्यक्ति थोड़ी होगा जिसके हाथ में एक किताब पकड़ा दी है और वहां पर जाके पेश कर दे। वो तो एक प्यून का भी कार्य होता है। मतलब कैसे कि एक किताब बनी, उसको पकड़ा दिया कि ये आपको वहाँ संसद में प्रस्तुत करनी है, संविधान है भारत का, तो उस पे से वो राइटर थोड़ी बन जाएंगे या रचयिता थोड़ी है, निर्माता थोड़ी है संविधान के। तो संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सर BN राव की रही। और अंबेडकर जिनको कहते हो आप, सकपाल जो थे भीमा राव, उनके द्वारा तो ये भी कहा गया कि इस संविधान से वो सहमत भी नहीं थे, वो इस संविधान को जलाने की मंशा रखते थे। उनके द्वारा इस संविधान पर जो भारत में वर्तमान में लागू है उस संविधान पे कभी भी उनका विश्वास नहीं था। उस संविधान के अगेंस्ट थे वो हमेशा। ऐसी क्या उनकी विचारधारा थी? वो अपने कोई अलग से कुछ चाहते होंगे, हमें तो नहीं आइडिया, लेकिन उनका कैलिबर भी नहीं था कि ऐसे संविधान की संरचना कर लें। लेकिन अल्टीमेटली BN राव के द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया वही लागू हुआ देश में। तो इसलिए हमारा कोई बैर नहीं है उनसे, लेकिन हमारा बैर इसी बात से है कि हमने सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं और आज सत्य स्थापित भी हो चुका है। तो ये आप कह रहे हैं कि संविधान उन्होंने नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल। और उनकी कोई भूमिका भी ज्यादा कोई भूमिका संविधान निर्माण में नहीं है और उनके द्वारा संविधान में कुछ भी नहीं किया, एक सिंगल लाइन भी नहीं की, एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा। फिर भी कुछ समाज है जो उन्हें काफी ज्यादा पूछता है। ये तो हमारे यहाँ मान्यताएं बना दी जाती हैं। जब वो लोग उनकी पूजा करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं, तो अधर्मी लोग हैं, उन्हीं के विरुद्ध तो हमारी लड़ाई है। कब कहा उसने सकपाल ने कि हम ईश्वर को नहीं मानते? उनने बौद्ध धर्म भी कब स्वीकार किया? लास्ट में जाके अपनी जीवन के। और बौद्ध धर्म में भी जो है वो एक सनातन का पार्ट है। हाँ ये तो है। तो ये कहना कि अम्बेडकर सनातन ही नहीं है साहब, अम्बेडकर ईश्वर को नहीं मानते थे इसलिए साहब हम देवी देवताओं को गाली देंगे, हम ग्रंथों को जलाएंगे, हम महावासियों को जलाएंगे, हम मनुस्मृति को जलाएंगे। अभी ऐसा तारीख को साहब कोई है मनुस्मृति जलाएंगे, वो मनुस्मृति जलाएंगे, हम उनके पुतलों को जलाएंगे सकपाल के। हर क्रिया की प्रतिक्रिया। हाँ ऑन कैमरा कह रहे हैं, हम नहीं डरते किसी से। अगर डरते होते तो यहाँ आपके साथ नहीं बैठते आज, और न डरेंगे, यही होगा परिणाम। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपका फिर क्या रहेगा? हमारी प्रतिक्रिया हमने बता दी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हर सिटी में, हर जिले में इसी तरह से पुतलों को जलवा देंगे। किनके? सकपाल के। अगर हमारे मनुस्मृति को जलाने में उन्हें खुशी मिलती है तो हम भी खुश होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये समाज आपस में, समाज तो सरकार बांट रही है ना, राजनीतिक दल बांट रहे हैं, हम कब बांट रहे हैं? सीधे सीधे से क्यों नहीं तथ्यों को रखते? जो संविधान की बातें करते, इस पे डिबेट कराना ना पार्लियामेंट में कि संविधान का निर्माता कौन है, क्यों नहीं कराती सरकार? क्यों नहीं? और वो लोग क्यों डरते हैं? चलो डिबेट किसी अच्छे उस पर बैठ जाए, डाइस पे आके वहां डिबेट कर लें। क्यों नहीं आते निकल के डिबेट करने? भाई तर्क से ही होगा। आप किताबों से बताओ, तर्क से बताओ, डॉक्यूमेंट से बताओ, सारी चीज तो कोई तैयार नहीं है। हाँ। बस एक ही चीज सिखाई थी उनके सकपाल ने, कैसे गालियां दी जाती हैं वो तो, बाकी हम लोग तो
संस्कारवान लोग हैं, गाली गलौज में विश्वास नहीं करते, लेकिन इतनी सहनशीलता भी नहीं है कि जहाँ सनातन पे बात आती है वहाँ किसी भी सीमा तक जाके उसको शांत करेंगे। अगर हमें लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी। जो आपका बीच में अभी जो आपने आंदोलन किया था कोर्ट में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोर्ट में आंदोलन क्या हुआ था? कोर्ट में रोका था, कोई जबरदस्ती है कि तुम कोर्ट प्रेमाइसेस में आके सकपाल की प्रतिमा लगाओगे? नहीं, कोर्ट की परमिशन नहीं है, कोर्ट का रिजोल्यूशन नहीं है, कुछ भी आके कोई भी आके व्यक्ति रख दे किसी की प्रतिमा, नॉट पॉसिबल। वी आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशरी, तो हमारे दायित्व थे, हमने इसलिए रोक दिया। अगर एक समाज अगर चाहता है कि वो अपने समाज के कोई फेमस व्यक्ति की मूर्ति रखना चाहे तो ये गलत है? हमारे समाज में तो इतने सारे फेमस हुए, अगर मूर्ति रखेंगे चालू करेंगे तो म्यूजियम बन जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? वो तो भगवान भरोसे है उन लोगों की मेंटेलिटी, उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन भविष्य में ये चीज़ें सब सुधर जाएंगी। कोई सकपाल की मूर्तियाँ नहीं लगेंगी, देश में मूर्तियाँ लगनी भी नहीं चाहिए। जगह जगह एक असम्मान भी होता है, मूर्ति लगाना एक अलग बात है, उसे मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों को मेंटेन करते हैं ना, वैसे मेंटेन होना चाहिए, हमारी आस्था है। और वैसे भी जो महान ऋषि मुनि संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनकी मूर्तियां थोड़ी लगाते हैं हम लोग। तो इसलिए हमारा विरोध है, और ये विरोध रहेगा जब तक हम संविधान के निर्माता सर बी एन राव को घोषित नहीं करवा देंगे।